हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं। तो आज है हमारी एमसीक्यू क्लास 7, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के आज की हमारी ये क्लास। आप सभी रेडी हैं कॉपी पेन के साथ? तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, आगे भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। और इसी प्रकार हम आपको प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे, ताकि आपने जो भी पढ़ा है आपको याद है या नहीं है, और थोड़ा सा साथ में आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है यहाँ पर अ CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल शो 90% लिम्फोसाइट्स, है ना, जिसमें 90% लिम्फोसाइट्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। CSF, है ना, जिसको आपने जब ऑब्जर्व किया तो उसमें 90% क्या आ रहा है, लिम्फोसाइट आ रहा है। और नॉर्मल ग्लूकोज आ रहा है, मतलब कि ग्लूकोज क्या है, नॉर्मल है ना। ग्लूकोज नॉर्मल है। लिम्फोसाइट कितनी आ रही है, 90% आ रही है। और स्लाइटली एलिवेटेड प्रोटीन है, और प्रोटीन एलिवेटेड है स्लाइटली, है ना, हल्का प्रोटीन जो है बढ़ा हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? एक पेशेंट के सीएसएफ में देखा गया कि 90% लिम्फोसाइट्स आ रही है, ग्लूकोज नॉर्मल आ रहा है, और प्रोटीन स्लाइटली इंक्रीज आ रहा है। सीएसएफ का कंपोजिशन आप सभी ने पढ़ा होगा, सीएसएफ हमने पढ़ाया हुआ है। तो सीएसएफ के कंपोजिशन में मैंने प्रोटीन कितना होना चाहिए, ग्लूकोज कितना होना चाहिए, लिम्फोसाइट्स कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर पेशेंट की ये वाली कंडीशंस आ रही है सीएसएफ की, तो क्या हो सकता है? वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, या सब एरेक्नोइड हेमरेज हो सकता है। ये तीन कंडीशंस आपके सामने दी हुई है कि जब आप सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे तब आपको ये कंडीशंस रिपोर्ट में देखने को मिल रही है ना। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने जैसे सबसे पहले किसकी बात करी, लिम्फोसाइट्स की, है ना। सीएसएफ क्या है, ये तो सभी को पता है। सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में प्रेजेंट होता है। और ये कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो ये जो कलरलेस फ्लूइड होता है, इसकी वॉल्यूम होती है अप्रोक्स 150 ml। वॉल्यूम कितनी, 150 ml। ये भी पूछा जाता है, याद रखना, है ना। और लिम्फोसाइट कितनी होती है? लिम्फोसाइट होती है 0 से 5 सेल्स पर माइक्रोलीटर। 0 से 5 हमें देखने को मिलती है। अगर परसेंटेज में हम देखें ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं 60 to 70%। यहाँ पे 90% लिम्फोसाइट आ रही है, मतलब कि लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई है। तो अब लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई किस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी, वो हमें बात करना है। हाँ, अगर हम बात करें जैसे न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल नहीं प्रेजेंट होती है ना। अगर हम बात करें जैसे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज कितना होता है इसमें, लगभग 45 to 80 मिलीग्राम पर डेली, है ना। ये इतना ग्लूकोज का रेंज जो है होता है इसमें। इसके अलावा हम देख लेते हैं प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन होता है आपका 15 से 45। कितना, 15 से 45 प्रोटीन हो गया। ग्लूकोज इतना होना चाहिए, न्यूट्रोफिल नहीं होती है, और लिम्फोसाइट्स की संख्या इतनी 0 से 5 के लगभग इसमें होती है। अब हमें बात करना है यहाँ पर डायग्नोसिस की, कि इन्फेक्शन वायरल मेनिंजाइटिस है, फंगल का इन्फेक्शन है, या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, या फिर सब एरिकनोइड हेमरेज है। इस कंडीशन में क्या हमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर? तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले वायरल मेनिंजाइटिस की, तो वायरल मेनिंजाइटिस में हमें हमेशा याद रखना है कि लिम्फोसाइट्स बड़े हुए देखने को मिलते हैं। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है, मेनिंजाइटिस मतलब कि जो मेनिंजेस होती है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, है ना। जब आपके सीएनएस तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तब उसको हम कहेंगे मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस का इन्फेक्शन। तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, कि अगर वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है, तो लिम्फोसाइट हमें बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकती हूँ, या फिर एक पेज और ऐड कर लेते हैं हम। कहाँ बात कर रहे थे, वायरल मेनिंजाइटिस की। दो तीन कंडीशंस है हमारे पास, वायरल वाली, बैक्टीरियल वाली, और फंगस।
फंगल मेनिंजाइटिस, है ना। तो वायरल मेनिंजाइटिस में हमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा कि लिम्फोसाइट बढ़ी हुई है। क्या बढ़ी हुई देखने को मिलेगी? लिम्फोसाइट्स। जबकि बैक्टीरियल में हमें न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, है ना। फंगल इन्फेक्शन में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? न्यूट्रोफिल बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब लिम्फोसाइट्स भी बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। इसमें हमें लिम्फोसाइट बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। लिम्फोसाइट बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर वायरल इंफेक्शन हुआ है तो क्या बढ़ेगा? लिम्फोसाइट्स बढ़ेगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब भी हमें लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि फंगल मेनिंजाइटिस है या वायरल मेनिंजाइटिस है? अभी हमारे पास और भी पैरामीटर्स है। क्या था? ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज क्या था? नॉर्मल था। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्लूकोज हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन में भी ग्लूकोज हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। इसमें ग्लूकोज कंज्यूम करता है बैक्टीरिया, है ना। वायरल इन्फेक्शन में ग्लूकोज नॉर्मल होता है, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ग्लूकोज। और इसके अलावा क्या था? प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन की कंडीशन क्या थी कि प्रोटीन वायरल इन्फेक्शन में स्लाइटली बढ़ा हुआ था, है ना, बढ़ा हुआ है बट थोड़ा सा कम। यहां पर हम लिख लेते हैं स्लाइटली। स्लाइटली। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है। ऑल्सो इसमें भी प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है। अब इजीली डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हैं, है ना, कि वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट बढ़ी है, बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल बढ़ी है और फंगल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स बढ़ी है। इन दोनों कंडीशन में ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। एक चीज और आती है, अगर ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस हुआ है, अगर पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस हुआ है, तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट्स बढ़ती है ना, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेकिन इसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ेगी। इसमें ऑल्सो लिम्फोसाइट्स बढ़ेगी, तो ग्लूकोज आपको उसमें कम देखने को मिलेगा। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में ग्लूकोज नॉर्मल था, तो यहां से भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज डिक्रीज है, प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेगा और लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई होती है ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में। एक और था सब एरिकनोइड हेमरेज। सब एरिकनोइड हेमरेज में आपको आरबीसी देखने को मिलेगी, है ना, आरबीसी देखने को मिलेगी। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो आरबीसी सीएसएफ में नहीं प्रेजेंट होती है। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो क्या है? हैमरेज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होगा पेशेंट को? वायरल मेनिंजाइटिस, लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई, ग्लूकोज नॉर्मल, प्रोटीन स्लाइटली इंक्रीज। अगर इस कंडीशन में देखेंगे, सॉरी, तो इस वाली कंडीशंस में देखेंगे तो प्रोटीन काफी मात्रा में बढ़ा हुआ होता है ना, हल्का फुल्का नहीं, अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन जो है इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको क्या हो सकता है। बाकी फंगल इन्फेक्शन का भी बता दिया मैंने, बैक्टीरियल का भी बता दिया और सब एरिकनोइड हेमरेज का भी मैंने बता दिया है आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which stain is most commonly used for cytological evaluations of pleural fluids? प्लूरल फ्लूइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लूरल कैविटी में, है ना। प्लूरल फ्लूइड की अगर हम बात करें, प्लूरल फ्लूइड्स कहाँ होता है? प्लूरल कैविटी में। प्लूरल कैविटी कहाँ होती है? लंग्स और चेस्ट दोनों को घेरे हुए जो कैविटी होती है वो होती है प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं प्रेजेंट होता है, नॉर्मल प्रेजेंट होता है। अगर एक्सेस मात्रा में डिपोजिशन हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो डिसीज का संकेत हो सकता है। तो प्लूरल फ्लूइड के एविलेशंस के लिए साइटोलॉजिकल एविलेशंस करना है अगर हमें, है ना, इन्फ्लामेटरी सेल्स को देखना है या कैंसर डिटेक्ट करना है, मैलिग्नेंट सेल को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन से स्टेन यूज करेंगे? ऑप्शन है आपके पास में जिम्सा स्टेन, सूडान ब्लैक, जील नेल्सल स्टेन और मिथाइल ब्लू स्टेन्स। अब आपके माइंड में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि मैं पेप स्टेनिंग भी तो हम यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पेप स्टेनिंग भी हम यूज करते हैं साइटोलॉजी में।
है ना, मेनली वही यूज करते हैं। बट ऑप्शन में आपके पास में पेपिस्टेन है क्या? नहीं है। क्या है? जिम्सा सूडान और जील नेल्सल और मिथाइलिन ब्लू। अब यहां से आपका आंसर निकल कर आता है। देखो जील नेल्सल का तो भाई हम सभी को पता है कि ये एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए यूज होती है ना, तो एक तो आपका ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा आता है सूडान ब्लैक, के बारे में भी हमें पता है। सूडान ब्लैक किसके लिए? लिपिड के लिए यूज होती है, फैट के लिए, है ना। तो ये दो ऑप्शंस आपके यहाँ से हट जाते हैं। तीसरा अगर हम चले यहाँ पर जिम्सा और मिथाइलिन ब्लू में आपको कंफ्यूजन है। तो मिथाइलिन ब्लू जो एक बेसिक स्टेन्स कह सकते हैं हम इसको, जो कि नॉर्मली मतलब दूसरे स्टेन्स में भी यूज होती है, सिंगल यूज होती है। तो मिथाइलिन ब्लू यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड के लिए बेस्ट नहीं होगी। कौन से यूज करेंगे? जिम्सा स्टेन्स। तो मिथाइलिन ब्लू भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो जिम्सा स्टेन्स जो है बेस्ट होगी इसके लिए, कि भाई आपके पास में प्लूरल फ्लूइड आया, आपने क्या किया? स्मीयर बनाया। पेप स्टेन यूज कर सकते हैं ना, पेप स्टेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे अच्छे से मॉर्फोलॉजी देखनी है, न्यूक्लियस अच्छे से देखना है, साइटोप्लाज्म अच्छे से देखना है, तो हम जिम्सा स्टेन भी यूज कर सकते हैं। तो स्मीयर आपके पास में सॉरी, स्मीयर आपने बनाया, स्टेन किया और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन किया। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन या एग्जामिनेशन आपने किया, है ना। तो उसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे? कि कोई मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है ना। मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है। मैलिग्नेंट सेल में जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन बताया था साइटोलॉजी से रिलेटेड ही, कि हमें क्या देखने को मिलता है, कैंसरस कंडीशन का बताया था शायद मैंने, कि उसमें हमें न्यूक्लियस की साइज ज्यादा देखने को मिलती है साइटोप्लाज्म से। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है। तो यहाँ पर जो एनसी रेशियो है वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। उसके अलावा इंफ्लामेटरी सेल्स, है ना, कोई इंफ्लामेटरी सेल्स तो नहीं है। इंफ्लामेटरी सेल्स में जैसे न्यूट्रोफिल है ना, लिम्फोसाइट्स है, या फिर मोनोसाइट्स है। तो ये सेल्स हमें बहुत ज्यादा मात्रा में अगर देखने को मिल रही है, तो यही हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं जिम्सा स्टेन से। ठीक है, जिम्सा स्टेन्स के बारे में आपको पता ही होगा, जिम्सा स्टेन्स कैसी होती है, उसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको। तो ये स्टेनिंग करके हम देख सकते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स को देख सकते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स तो नहीं है। वो चाहे प्लूरल फ्लूइड हो, एसाइटिक फ्लूइड हो, या फिर सीएसएफ हो, तो इनका भी मतलब एग्जामिनेशन हम जिम्सा स्टेन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट होती है जिसमें हम मतलब मॉर्फोलॉजी क्लियर देख पाते हैं। चाहे न्यूक्लियस हो चाहे साइटोप्लाज्म हो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, बाकी का मैंने बता दिया है। सूडान ब्लैक हम लिपिड फेट के लिए यूज करते हैं, जील नेल सेलेस्टिन एफबी के लिए, मिथाइलिन ब्लू बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मैन्युअल काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग eosinophils? ऐसा कौन सा डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट कह लो, जो कि हम मैन्युअल काउंटिंग, यानी कि ब्लड सेल्स की जो मैन्युअल काउंटिंग होती है, ब्लड सेल्स आपकी जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इंक्लूडिंग ईओसिनोफिल भी दे रखा है ना। तो इनकी काउंटिंग के लिए मैन्युअल काउंटिंग हम करते हैं। आजकल तो फुली ऑटोमेटेड मशीन आ गई है, तो बस सैंपल रन करवाया मशीन में, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। बस देखो, वेरीफाई करो और प्रिंट निकाल दो। पहले कुछ कुछ जगह अभी भी होती है, मैन्युअल काउंटिंग होती है, पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन जो छोटी छोटी लैबोरेटरीज है वहां पर होती है। बाकी मोस्टली आजकल तो सब जगह फुली ऑटोमेटेड मशीन आ गई है। हाँ, तो स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज या फिर हीमोसाइटोमीटर्स, कौन सा राइट आंसर होगा? देखो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली ऑप्शन की ओर चले, तो सेंट्रीफ्यूज, सेल काउंटिंग के लिए सेंट्रीफ्यूज का तो नहीं यूज करेंगे। तो बेसिक हम सभी को पता है कि सेंट्रीफ्यूज का यूज किसके लिए होता है। आपका जो भी फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड है, तो उसको स्पिन करते हैं हम, है ना। सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं, ये आपका ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं, ब्लड है, तो क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन में जो कि हाई डेंसिटी वाली है आरबीसी, वो नीचे आ जाएगी सेडिमेंट में, ऊपर आपका रह जाएगा प्लाज्मा, बीच में बन जाएगा बफिकॉइड्स, है ना। तो सेंट्रीफ्यूज का बेसिक यूज हम किसके लिए करते हैं?
आपके सेपरेशंस के लिए। जैसे यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है ना, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो मैंने लगाई हुई है यहाँ पे। इसको हम इक्वल इक्वल रख देते हैं सैंपल को, जो जितने भी आपके पास में सैंपल है, 2 है 4 है, 2 है तो एक इधर रख दिया एक इधर रख दिया, इस तरीके से हम बैलेंस में रख के और फिर एक फिक्स आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज होगा तो आपका, जैसे चाहे यूरिन सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो जिसका ज्यादा सेडिमेंट होगा, ज्यादा डेंसिटी होगी, वो डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि हम सबसे बेस्ट एग्जांपल ब्लड का ही ले लेते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर है स्पिग्मोमैनोमीटर्स। तो स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में भी आपको पता है कि स्पिग्मोमैनोमीटर किसके लिए यूज होता है। ये रहा आपका स्पिग्मोमैनोमीटर्स, किसके लिए यूज होता है, देख के ही समझ में आ रहा होगा ना, ब्लड प्रेशर के लिए। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम इस स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। तो ये भी सेल काउंटिंग के लिए नहीं होगा। सो दो तो आपका यहाँ पे हट गया, ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन और ये है स्पिग्मोमैनोमीटर्स जो कि ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। अब दो बचते हैं आपके, एक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक है हीमोसाइटोमीटर्स। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हम मतलब कि केमिकल कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं, जैसे कि आपका ब्लड ग्लूकोज के लिए है ना, प्रोटीन एस्टिमेशन आपको करना है तो उसके लिए हम करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो कि यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है देखो, है ना, किसी भी पदार्थ में आपको मतलब कंसंट्रेशन जो है देखना है तो वो हम देखते हैं, मतलब किसी भी सॉल्यूशंस में, मतलब किसी भी सॉल्यूशंस में जो पदार्थ होता है ना, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसकी कंसंट्रेशन चेक करना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्लूकोज का, प्रोटीन्स का, इनके लिए ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं। इसमें इस तरीके से लाइट का सोर्स होता है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये इसका प्रिंसिपल जो होता है ना, ये आपका सैंपल सॉल्यूशन से जहां से लाइट गुजरती है और फिर इस तरीके से एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जिस पर आपको रीडिंग देखने को मिलती है। ये ऐसा दिखता है, ये पहले बहुत यूज होता था, अब भी किसी किसी जगह होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये रहा। तो इसका यूज भी हम नहीं करते हैं। ब्लड सेल्स काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं हीमोसाइटोमीटर का। हीमोसाइटोमीटर मतलब एक न्यूबर्ट चैम्बर का नाम सुना होगा ना आपने, न्यूबर्ट चैम्बर, जिसमें कुछ इस तरीके से ये ग्लास स्लाइड्स होती है और ग्लास स्लाइड्स में ये दो साइड में गटर होती है और बीच में ये ग्रिड्स होती है, ये प्लेटफॉर्म होते हैं, ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म होता है और ये लेटरल प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये जो सेंट्रल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ग्रिड्स होती है ना, जिसमें स्क्वायर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये एक सर्च करके देखना, है ना, वैसे मैंने पहले बताया हुआ है इसके बारे में भी, पर देख लेना। ऐसे ग्लास स्लाइड्स होती है, न्यूबर्ट चैम्बर होता है जिसमें इस तरीके से प्लेटफॉर्म डिवाइड होते हैं। सेंट्रल प्लेटफॉर्म में हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स जो यूज करते हैं किसी भी ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए, जैसे आरबीसी के लिए आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, डब्ल्यूबीसी के लिए डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड और अपने इओसिनोफिल्स के लिए इओसिनोफिल डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स यूज होते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम टक्स फ्लूइड यूज करते हैं, है ना, तो वो जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, आपके सैंपल को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद हम इसमें लोड करते हैं सैंपल को, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं माइक्रोस्कोप में। तो जब आप इसको देखेंगे ना तो इसमें इस तरीके के स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे, है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। हीमोसाइटोमीटर सेल कैलकुलेशंस, ओके, ये देखने को मिल रहा है आपको, कुछ इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन होगा। तो 1 2 3 4 इसमें टोटल आपको स्क्वायर्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने, 9 स्क्वायर्स होते हैं। ये न्यूबर चैम्बर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। सेल काउंटिंग जब आप करते हैं तो टोटल 9 स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें 4 कॉर्नर वाले जो हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए। ये वाले जो बड़े बड़े अंकों में दिख रहे हैं ना आपको, ये डब्ल्यूबीसी के लिए हम यूज करते हैं। और बीच में ये 25 स्क्वायर्स होते हैं जो कि हम आरबीसी के लिए यूज करते हैं। 4 कॉर्नर स्क्वायर्स, है ना, जिस जो कि हम डब्ल्यूबीसी के लिए यूज करते हैं और बीच में 25 स्क्वायर्स हम आरबीसी के लिए यूज करते हैं। अब देखो ये जो आपको, जैसे हम एक की बात करें सिंगल की, तो ये जो देखने को मिल रहा है इसमें फिर से स्क्वायर्स होंगे, इसमें 16 स्क्वायर्स होते हैं। जैसे मैंने इसका बताया कि इसके अंदर कितने हैं, 25 स्क्वायर्स है ना, 25 स्क्वायर है जो कि हम आरबीसी के लिए यूज कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम इसके लेंथ और विड्थ की बात करें तो 3 mm होती है, कितनी, 3 mm, 3 mm। अगर इसकी 3 mm है तो एक डब्ल्यूबीसी स्क्वायर्स की कितनी होगी, 1 mm।
ना। इस तरीके से इसका पूरा हमें देखने को मिलेगा जब आप डिटेल में हीमोसाइटोमीटर का वीडियो देखेंगे, वो भी मैंने बनाया हुआ है पूरा, है ना। तो हीमोसाइटोमीटर को डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्क्वायर्स में हम कौन सी सेल्स को काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे आपका जो है रेंज निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हीमोसाइटोमीटर है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। इसके बारे में अगर पढ़ने जाएंगे डिटेल में तो बहुत कुछ है। तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए? ब्लड सेल्स काउंटिंग के लिए। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन डी, हीमोसाइटोमीटर। बाकी मैंने बता दिया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसा होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज और स्पिग्मो मैनोमीटर्स। क्लियर है? डन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बाकी इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड प्रेशर से भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से पूछे जाते हैं। उसके अलावा हीमोसाइटोमीटर इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूज मशीन से भी पूछा जाता है, कितने आरपीएम पे किसके लिए क्या यूज किया जाता है, कैसे बैलेंस करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये आपके बैक्टीरियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशंस ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया की लोकोमोशंस का ऑर्गन कौन सा होता है? लोकोमोशंस, लोकोमोशंस मतलब कि चलना, गमन करना, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चले। जैसे हम भी एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं? हमारे पैरों से जा रहे हैं, है ना, पैर से चल रहे हैं। तो बैक्टीरिया के पास में चलने के लिए क्या है? बैक्टीरिया कैसे चलेंगे? कैप्सूल से चलेंगे, फ्लैजिला से चलेंगे, स्लाइम से चलेंगे, या फिर फिमरिए से चलेंगे? इस क्वेश्चंस के बारे में वैसे बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, तो पता होना चाहिए आपको लोकोमोशंस के लिए। ये बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ये भी ऑल्सो। तो लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया के पास में क्या होता है? कैप्सूल, या फिर फ्लैजिला, या स्लाइम्स, या फिमरिया? देखो, इसका राइट आंसर होगा फ्लैजिला। क्या होता है बैक्टीरिया के पास में? फ्लैजिला। ये कोड़ा लिखा हुआ है, कोड़ा नहीं कहते हैं इसको, पता नहीं क्या हिंदी बहुत रहती है ऐसी, कभी कभी किसी की हिंदी ऐसी होती है ना, समझ में नहीं आती है। तो फ्लैजिला जो होता है बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है, तो वो फ्लैजिला के कारण जा पा रहा है। फ्लैजिला हमें कुछ इस तरीके से, जैसे ये बैक्टीरिया है तो पीछे एक पूंछ देखने को मिलती है, यही फ्लैजिला होता है ना। बाकी कैप्सूल, स्लाइम लेयर और फिमरिए क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं फ्लैजिला के बारे में आपको बता देती हूँ। ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पीछे आपको ये देखने को मिल रहा है, एक है सिंगल सिंगल, इसीलिए इसको फ्लैजिलम कह रहे हैं हम। किसी बैक्टीरिया में एक सिंगल भी देखने को मिलता है, किसी बैक्टीरिया में पूरी ओवरऑल बॉडी पर भी प्रेजेंट होता है, किसी में केवल एक साइड में प्रेजेंट होता है, किसी में दोनों साइड भी प्रेजेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग नाम भी दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर मोनोट्रिकस, है ना। मोनोट्रिकस, ट्रिकस का मतलब होता है फ्लैजिला और मोनो का मतलब होता है एक। तो मोनोट्रिकस में आपको यानी कि एक फ्लैजिला देखने को मिलेगा इस तरीके से, है ना। वैसे हम बात करें जैसे पैरीट्रिकस, पैरीट्रिकस, तो पैरी का मतलब क्या होता है? पैरीफेरी, चारों ओर, ट्रिकस मतलब कि फ्लैजिला। ये चारों ओर फ्लैजिला इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। या फिर हम देख लें एक और, लोफोट्रिकस, है ना। लोफोट्रिकस, लोफोट्रिकस, लोफो का मैंने आपको सीधा सा समझ में आने के लिए बता रखा है, लोड्स ऑफ, लोफो से लोड्स ऑफ, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे ट्रिकस एक ही साइड में हमें देख को मिलेंगे, एक टफ देखने को मिलेगा इस तरीके से। और एम्फीट्रिकस में हमें दोनों साइड देखने को मिलेंगे, ऐसा हमें दोनों साइड देखने को मिलेगा एम्फीट्रिकस में। वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये मोनोट्रिकस, पैराट्रिकस, लोफोट्रिकस और एम्फीट्रिकस। हाँ, तो अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। जैसा कि आपके ऑप्शंस में तीन चीजें और दी हुई है, स्लाइम, कैप्सूल्स और फिमरी है, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। ये तो हो गया कैप्सूल्स, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्लैप्सिला आप देखेंगे ना, तो क्लैप्सिला में
आपको इस तरीके से कैप्सूल देखने को मिलेगा। ये कैप्सूल्स है ना बहुत ही काम की चीज होती है बैक्टीरिया के पास में। जब भी ये हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती है ना जो कि इनको खाने के लिए आती है, जैसे मोनोसाइट्स है, फेगोसाइटोसिस के लिए आती है, न्यूट्रोफिल्स है। तो वो क्या करते हैं, इनको इंगल्फ कर लेती है। बैक्टीरिया के पास में कैप्सूल्स प्रेजेंट है ना, तो कैप्सूल्स क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को बचा लेगा। तो कैप्सूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर हम बात करें स्लाइम लेयर। अब ये स्लाइम लेयर क्या है, देखो इस तरीके से आपको ये लेयर देखने को मिल रही है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बनी हुई होती है। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो कैप्सूल्स और स्लाइम्स लेयर, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये हार्ड, दोनों प्रोटेक्शंस का काम कर रही है, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती है ना। स्लाइम लेयर होती है जो कि कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, जैसे स्टेफाइलोकोकस में प्रेजेंट होती है। किसमें? स्टेफाइलोकोकस में प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये भी मतलब चिपकने में काम करती है। स्लाइम लेयर्स जो होती है, बैक्टीरिया जो होस्ट सेल्स होती है ना, उनसे चिपकने में काम करती है। फिर बात करें यहाँ पर एक और चीज आती है, फिब्रियाई। बाकी ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल्स, ये ओवरऑल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोइड होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको जेनेटिक मटेरियल्स होता है ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम हमारी बात करें तो हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है ना। तो फिम्ब्रियाई की बात करें तो ये अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा फ्लेजिला से अलग होता है, बहुत ही थीन स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रियाई, जो कि अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस अपने हो गए हैं, कैप्सूल्स, स्लाइम लेयर और फिम्ब्रियाई। ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, फ्लैजिल्ला, है ना। फ्लैजिल्ला कौन कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका विब्रियो में होता है, साल्मोनेला में होता है, इकोलाई में होता है ना। जिन जिन में भी, मैंने ये पूरा एक चार्ट आपको बनाने के लिए बोला था, बहुत सारे ने बना भी लिया होगा, और मैंने खुद ने भी बताया है कुछ क्लासेस में कि पूरा कौन कौन से बैक्टीरिया जो है, मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होता है, उनको हम मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, ये भी याद रखना है ना। मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। एक लिस्ट बनाने के लिए बोला था मैंने, कैप्सूल के लिए भी, मोटाइल के लिए भी, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी। तो मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे मोटाइल में मैंने आपको बताए हैं, वो उनके अलावा जितने भी है सारे नॉन मोटाइल आ जाते हैं। क्लियर। चलो, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, डेंगू वायरस बिलोंग टू द जीनस ऑफ वायरस। बिलोंग टू कौन से, रिक्त स्थान है यहाँ पे, कि डेंगू वायरस पेरामिक्सियो, फ्लेवी वायरस, पिकोरना वायरस या ऑर्थोमिक्सियो वायरस, कौन से जीनस से बिलोंग करता है। डेंगू या डेंगी कह लो, दोनों में से जो भी आपको याद रहे, जो भी इजी लगे। डेंगी वायरस जो है, मतलब ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है ना। डेंगू जो होता है खासकर हमें मानसून सीजन में देखने को मिलता है, और ये मच्छर के काटने से होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है जीनस की, कि ये कौन से जीनस के अंदर आता है ना। जीनस फैमिली जो है सभी की याद होना चाहिए। पेरामिक्सियो वायरस और फ्लैवी वायरस या पिकोरना वायरस या ऑर्थोमिक्सियो वायरस किसके अंदर आता है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, डेंगू की। तो डेंगू की फैमिली और जीनस दोनों याद होना चाहिए। इसको हम ना ब्रेक बॉर्न फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक बॉर्न फीवर। क्यों कहते हैं ब्रेक बॉर्न फीवर, अभी आंसर्स पे भी आऊंगी, तब तक आप अपना दिमाग लगा लीजिए कि कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। कमेंट कर सकते हैं आप, है ना। कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। तो आपका जो आंसर है, ईमानदारी से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता है। इसमें बहुत ज्यादा जॉइंट, या मतलब हम कह ले कि बोन पेन होता है ना। और प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होती है इसमें, ये तो सभी को पता होगा। भाई नॉर्मल व्यक्ति को भी पता है कि भाई डेंगू हो गया तो प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेगी ना। वो पपीता पत्ते का रस पिलाते हैं ताकि प्लेटलेट काउंट कम ना हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो उससे इफेक्ट नहीं होता है इतना। हाँ, तो डेंगू के, चलो जीनस की बात कर लेते हैं। इसका जो जीनस होता है ना, वो होता है फ्लेवी वायरस। कौन सा,
फ्लेवी वायरस। अच्छा, एक और जीका वायरस का नाम सुना है? जीका वायरस, है ना? ये जो जीका वायरस होता है ना, ये भी आपके इसी फैमिली के अंदर आता है। एक और होता है येलो फीवर, जैसे ये डेंगू फीवर है ना, येलो फीवर, वो भी आपके इसी फैमिली, नहीं मतलब जीनस कह लो, इसी जीनस के अंदर आता है। इसी जीनस नहीं, फैमिली आएगी ना आपकी, फ्लेवी वायरस या फ्लेवी विरिडी है, क्योंकि इसकी फैमिली कौन सी आती है? फ्लेवी विरिडे, है ना? और जीनस लिख लो फ्लेवी वायरस। तो ये जो बाकी के जीका और येलो फीवर है ना, वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो डेंगू जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, क्या है ये? डेंगू क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि किसके काटने से फैलता है? मच्छर के काटने से। और उस मच्छर का नाम क्या है? एडिस। ये फीमेल है ना, याद रखना। ये फीमेल एडिस मॉस्किटो के बाइट करने से ये फैलता है। ये मेनली दिन में बाइट करता है ना? तो इस मच्छर के काटने से ये डेंगू वायरस फैलता है। खासकर मानसून सीजन में हमें इसके सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। पेरामिक्सियो वायरस की बात करें तो पेरामिक्सियो वायरस के अंदर कौन कौन से आते हैं? पेरामिक्सियो के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ, मीजल्स, है ना, नाम तो सुना ही होगा सभी ने। मीजल्स, मम्स, आरएसवी, ये मैंने वायरोलॉजी में सबको पढ़ाया हुआ है। तो ये पेरामिक्सियो के अंदर आते हैं। पिकोरना के अंदर हम बात करें तो पिकोरना के अंदर जैसे आपका हेपेटाइटिस ए वायरस आ जाता है। ऑर्थोमिक्सियो के अंदर हम बात करें तो ऑर्थोमिक्सियो के अंदर कौन सा आता है? इन्फ्लुएंजा, जिसके अंदर मतलब ये आरएनए वायरस है। आपका डेंगू जो है वो भी एक आरएनए वायरस ही है ना? ये भी, बाकी ये जो सारे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये सारे आरएनए वायरस है। ऑर्थोमिक्सियो वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, जिसके अंदर फ्लू फ्लू हमें सुनने को मिला होगा फ्लू के बारे में। तो इसमें क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, जो आरएनए होता है ना, वो सेगमेंट में होता है। जैसे हम आरएनए देखते हैं बाकी में, वायरस है तो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो इसमें हमें ना इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में आरएनए देखने को मिलते हैं, इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया इसके बारे में? डेंगू वायरस के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने यहाँ पर आपको दे दी। हाँ, अगर आप इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना चाहते हैं तो 3 to 7 days याद रख सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 to 7 days, ठीक है। और इसके लिए हम डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो होता ही है, लेकिन इसके लिए हम डिटेक्शन के लिए NS1 एंटीजन लगाते हैं। कौन सा? NS1 एंटीजन टेस्ट लगाते हैं, एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, जो कि मतलब 1 दिन से लगाकर 18 दिन तक आप डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट होता है मतलब। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, which type of culture media is used to grow एनारोबिक बैक्टीरिया, है ना? यानी कि कौन से टाइप का कल्चर मीडिया जो है हम किसके लिए? एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अब एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब कि absence ऑफ ऑक्सीजन, absence ऑफ ऑक्सीजन, है ना? यानी कि ऑक्सीजन की absence पे ग्रो करेंगे, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑप्शन है आपके पास में सेबोर्ड अगार, न्यूट्रिएंट अगार, थियोग्लाइकोलेट ब्रोथ और मैकोंकी अगार। तो कौन सा राइट आंसर होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए हम कौन सा मीडिया यूज करेंगे? जिनको ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए ना, वो कहलाएंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक के लिए हम यूज करते हैं थियोग्लाइकोलेट ब्रोथ, है ना? सेबोडेक्सट्रो अगार की अगर हम बात करें, इसको सेबोडेक्सट्रोज अगार बोलते हैं, यानी कि एसडी अगार बोलते हैं। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? फंगस के लिए, है ना? ये फंगस के लिए मेनली यूज किया जाता है माइकोलॉजी के अंदर। दूसरा आता है न्यूट्रिएंट अगार। तो न्यूट्रिएंट अगार एक मतलब बेसिक या जनरल मीडिया आप इसको कह सकते हैं, जनरल मीडिया आप इसको कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं। फिर आता है आपका थियोग्लाइकोलेट ब्रोथ। ये थियोग्लाइकोलेट ब्रोथ जो है हम यूज करते हैं फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। किसके लिए? एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ना, जो कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसमें अगर हम बात करें ना, जैसे एनारोबिक मीडिया की,
तो आप गैस पैक सिस्टम भी यूज करते हैं, एनारोबिक जार्स भी यूज करते हैं, मेथड्स की बोल रही हूँ इनके लिए। तो ये तो मीडिया है, मीडिया को रखा जाता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, एक कैंडल जार्स करके है ना, मतलब उसमें एनारोबिक कंडीशंस हम प्रोवाइड करवाते हैं बैक्टीरिया को, तो नीचे बॉटम में जाके बैक्टीरिया ग्रो होता है, नीचे बॉटम में ग्रो होता है ना। तो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए थियोग्लाइकोलेट ग्रोथ तो यूज होता ही है। ऑल्सो एक रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम के बारे में भी आपने सुना होगा, आरसीएम्स, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम्स, ठीक है। तो ये आरसीएम भी हम एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। एनारोबिक में सबसे मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, कि कौन सा बैक्टीरिया एनारोबिक है। क्लोस्ट्रीडियम, और एक बैक्टीरियोइड्स भी लिख लो, बैक्टीरियोइड्स है ना, ये दोनों क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, थियोग्लाइकोलेट ब्रोथ, जो कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाने वाला कल्चर मीडिया है। मैकोंग की अगार, तो वही मैकोंग की अगार के बारे में तो सभी को पता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। डिफरेंशिएशन में क्या, कि बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग है या फिर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है ना, कि बैक्टीरिया लैक्टोज का फर्मेंटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें कलर डेवलपमेंट से पता चलता है। क्लियर है, तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, थियो ग्लाइकोलेट ग्रोथ है ना, या रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम, या फिर एनारोबिक ब्लड अगार भी हम यूज करते हैं, है ना, जिसमें हम ऑक्सीजन की अब्सेंस करवा देते हैं और उसके बाद में फिर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। क्लियर है, तो एनारोबिक जार, गैस पैक सिस्टम्स, ये सारे इसके लिए यूज होते हैं। एक और वो मैकिन्टोश एंड फिल्ड जार जो होता है ना, ऑल्सो वो भी यूज किया जाता है इसके लिए। क्लियर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पोर्स इज इनकरेक्ट। ऑप्शन है आपके पास में से, इनमें से स्पोर्स के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो स्पोर्स कंटेन अ मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो, यानी कि स्पोर्स के पास में मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो होता है, क्या होता है स्पोर्स के पास में, या फिर इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है ना। स्पोर्स कैन रिमेन डोरमेंट अंडर हर्श कंडीशंस, यानी कि स्पोर्स जो है कैन रिमेन डोरमेंट स्टेज में रहते हैं जब कोई हर्श कंडीशंस आती है। या फिर स्पोर्स हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, स्पोर्स के पास में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। या फिर ऑप्शन से, स्पोर्स आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, है ना। राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि स्पर्स स्पोर्स के पास में क्या क्या एबिलिटी होती है। तो जब भी स्पोर्स का निर्माण होता है, अब देखो स्पोर्स में, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में तो कुछ नाम दिया हुआ नहीं है स्पेशली, है ना, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात कर ले, है ना, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है वो इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो बैक्टीरिया के पास में स्पोर्स होते हैं, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं जब भी कोई हर्श कंडीशंस आती है, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। तो जिन बैक्टीरिया के पास में एबिलिटी है कि वो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर पाए, तो बैक्टीरिया अपने आप को डॉर्मेंट स्टेज में डाल देता है जब भी कोई हर्श या अनफेवरेबल कंडीशंस आती है। तो ये तो सही बात हो गई भाई, है ना। हमें देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तो सही बात हो गई कि स्पोर्स कैन रिमेन डोरमेंट अंडर हर्श कंडीशन, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से बैक्टीरिया क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है, फिर से डिसीज कॉज करने लग जाएगा। फिर आती है दूसरी बात कि स्पोर्स हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, स्पोर्स के पास में प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तभी तो वो बैक्टीरिया को अंदर छिपा पाएगा, तभी तो वो हर्श कंडीशन से खुद को बचा पाएगा, बैक्टीरिया को बचा पाएगा। तो ये भी सही बात हो गई कि स्पोर्स के पास में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। स्पोर्स आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, बिल्कुल, स्पोर्स जो है न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो सकते हैं। जैसे हम अगर फंगस की बात करें, फंगस में मैंने आपको स्पोर्स बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको ये कॉनिडिया, ठीक है, इसमें इस तरीके से चेन में प्रेजेंस है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो मतलब जो है हर्श कंडीशंस में अपने आप मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। लेकिन इसमें हमें देखने को मिल रहा है फंगस के अंदर कि स्पोर्स रिप्रोड्यूस करते हैं,
रिप्रोडक्शंस के लिए होते हैं स्पोर्स, है ना। स्पोर्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और नए फंगस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है कि स्पोर्स आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, है ना। ऑल्सो प्लांट्स में भी स्पोर्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, सभी में नहीं लेकिन कुछ में होते हैं। लेकिन गलत क्या है कि स्पोर्स कंटेन अ मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो। स्पोर्स के अंदर एम्ब्रियो नहीं होता है ना, स्पोर्स के अंदर एम्ब्रियो नहीं होता है, सीड्स में एम्ब्रियो होता है। जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें हमें देखने को मिलता है। ऑल्सो हमारी अगर हम बात करें ह्यूमन की, या फिर जैसे हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें, तो उनमें भी क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है और फिर एक बच्चा जन्म लेता है। एम्ब्रियो होता है लेकिन स्पोर्स के अंदर नहीं होता है। तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, मतलब ये वाला सही हो जाता है ना। सही क्यों होगा, क्योंकि ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है कि स्पोर्स के पास में मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो होता है, नहीं होता है। बाकी के बिल्कुल सही है। तो ये है स्पोर्ट्स, है ना। इसमें ये पूरा ये कोट होती है या आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मैंने आपको बताया ना। ये बाहर एक्सोस्पोरियम होता है, ये अंदर कॉर्टेक्स होते हैं, तभी तो जाकर वो अंदर जो है इसको बचा पाता है, डीएनए को। देखो कितनी सारी मेम्ब्रेन है, जर्म सेल वॉल होती है, फिर इनर सेल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है, तब जाके फिर डीएनए आता है अंदर। ये स्पोर्ट्स। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाता है ना, वेजिटेटिव स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज सैड टू बी गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है। आजकल हमें मतलब लिपिड बहुत सारे लोगों में बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। हम नॉर्मली टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत सारे, मतलब यंग एज में भी हमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन क्या है, कि लाइफ स्टाइल। लोग मतलब कुछ भी बाहर का पिज्जा बर्गर इतने ज्यादा शौकीन हो गए हैं ना कि हर एक दो दिन में की तो किसी किसी की तो रोज की आदत होती है, लेकिन हर एक दो दिन में बाहर का ये पिज्जा बर्गर खाना, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, टेस्ट के लिए कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन आदत नहीं बनाना, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसी की वजह से फिर रिस्क बढ़ती है किसकी, एथेरोस्क्लेरोसिस की, यानी कि हार्ट अटैक की। तो चलिए, एचडीएल जो है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज सैड टू बी गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, वो देखते हैं। एचडीएल कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन कोलेस्ट्रॉल, कि एंजाइम के पास सॉरी एचडीएल के पास में एंजाइम होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करता है, क्या इसलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। या फिर एचडीएल कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू टिश्यू वेयर इट इज फर्दर मेटाबोलाइज्ड, या फिर एचडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से ले जाता है, लीवर से टिश्यू तक लेकर जाता है। ठीक है, या फिर एचडीएल कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू टू लीवर फ्रॉम वेयर कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटेड, है ना, जहां से कोलेस्ट्रॉल बाहर एक्सक्रीट होता है, इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। या फिर एचडीएल इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, या फिर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। क्यों कहा जाता है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको अच्छा कहने के पीछे कोई तो रीजन होगा, है ना। इसकी जो खासियत है कि इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा है, तो इसकी क्या खासियत है इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी को पता है भाई, बहुत इजी है कि एचडीएल का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को कहाँ से, टिश्यू से लीवर तक लेकर जाना, टिश्यू से लीवर तक लेकर जाना, ताकि क्या है, जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको एक्सक्रीटेड किया जा सके, हमारी बॉडी से बाहर निकाला जा सके। और जब वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क को कम करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क को कम करेगा, है ना। जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल्स में इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो नैरो हो जाएगा, ब्लड को फ्लो होने की जगह ही कम बचेगी, तो हार्ट से ब्लड पंप होगा तो पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क को कम करता है, कि ये जो डिपॉजिट
कोलेस्ट्रॉल है, इसको ले जाके किसको देगा, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको लीवर को ले जाकर देगा, टिश्यू से ले जाकर लीवर तक पहुंचाता है ताकि लीवर उसको एक्सक्रीटेट कर सके। ये वाला काम ना, कोलेस्ट्रॉल लीवर से टिश्यू तक, एक भाई कहाँ गया, कोलेस्ट्रॉल को लीवर से टिश्यू तक पहुंचाना, ये वाला काम कौन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहा जाता है, एक तो हो गया एलडीएल और एक हो गया एचडीएल। तो एचडीएल को हमने कहा गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को हमने कहा बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल क्या काम कर रहा है, ये लीवर से टिश्यू तक लेकर जा रहा है किसको, कोलेस्ट्रॉल को। ये क्या काम कर रहा है, आपके टिश्यू से लीवर तक लेकर जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को, ये एक्सक्रीटेड करेगा और वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो वो रिस्क को बढ़ा रहा है ना, ये रिस्क को बढ़ा रहा है और ये रिस्क को कम कर रहा है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, अगर जैसे मेल में हम बात करें तो 40 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए, और फीमेल में अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए। और एलडीएल हमेशा लेस देन 100 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए, है ना। एलडीएल हमेशा 100 से नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो समझ में आया इतना आपको, है ना, कि कितना होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं आपके अगले ऑप्शंस की। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, रिमूव करने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of microtome is commonly used in routine histopathology? कौन सा माइक्रोटोम जो है रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होता है सबसे मोस्ट कॉमनली, रोकिंग माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम या फिर सा माइक्रोटोम, है ना। तो सभी का नाम आपने सुना है, रोटरी रोकिंग सभी के बारे में बताया हुआ है। तो कौन सा माइक्रोटोम है जो कि सबसे मोस्ट कॉमनली हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोटोम क्या है, माइक्रोटोम का यूज क्यों किया जाता है। सो माइक्रोटोम क्या है, एक मशीन है या फिर हम हिस्टोपैथोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट कह ले। सो माइक्रोटोमी एक प्रोसीजर है टू कट थीन सेक्शंस, है ना, थीन सेक्शन कट करने के लिए जो आपने टिश्यू ब्लॉक प्रिपेयर किया है उसका 3 से 5 माइक्रोमीटर सेक्शंस कट किया जाता है, थीन सेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो इसका सेक्शन रिबन सेक्शन कट किया जाता है और उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, माइक्रोटोम का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोटोम हम यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके अलावा स्लाइडिंग माइक्रोटोम होता है, स्लेज माइक्रोटोम होता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम होता है ना, इसके अलावा बता रही हूँ, बाकी 4 तो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हैं अब रोटरी माइक्रोटोम का, है ना। रोटरी माइक्रोटोम जिसमें हैंडल होता है 360 डिग्री वो घूमता है और फिर सेक्शन कट होते हैं। रोटरी माइक्रोटोम में ना आपका जो टिश्यू होता है या ब्लॉक होता है ये ब्लॉक मूव करता है ना। ये टिश्यू हम कह लें कि ये ब्लॉक मूव करता है, नाइफ मूव नहीं करता है। मतलब जब आप कट करते हैं, जैसे आप खीरा कट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, नाइफ चला रहे हैं, खीरा फिक्स रखी है आपने, लेकिन एक जैसे आपने नाइफ रखा हुआ है और उसके ऊपर आप खीरा इस तरीके से चला रहे हैं। जैसे वो हंसिया देखा होगा ना आपने, हंसिया होता है ना इस तरीके से। तो पहले ये चाकू नहीं थे तो इसी से कट करते थे, फसल वगैरह भी इसी से कट करते थे और कुछ सब्जी वगैरह काटनी होती थी तो भी इसी का यूज करते थे। ठीक है, ऐसा होता है कुछ हंसिया। तो उसको इस तरीके से पकड़ लेते थे, हमारे मम्मी वगैरह ने इस तरीके से कट किया है इसलिए हमें पता है। तो वो इस तरीके से रख देते थे उसको और फिर जो भी आपको कट करना है सब्जी वगैरह उससे ऐसे कट करते थे। तो दो चीजें होती है, कुछ माइक्रोटोम में नाइफ मूव करता है और कुछ माइक्रोटोम में टिश्यू मूव करता है। तो ये याद रखना है कि इसमें क्या मूव करेगा, इसमें आपका ब्लॉक मूव करता है, नाइफ मूव नहीं करता है। ठीक है, तो रोटरी माइक्रोटोम सबसे मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। रोकिंग माइक्रोटोम, रोकिंग मतलब एक झूले की तरह होता है, झूले की तरह आपका जो ब्लॉक है ना इस तरीके से झूलता है, ऐसे नाइफ लगा हुआ है और
ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, मूव करता है कट होता है, मूव करता है कट होता है, इस तरीके से, इसलिए इसको रॉकिंग माइक्रोटोम कहते हैं। कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम इसको कहा जाता है। क्या? कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम्स। ठीक है, ये भी थीन सेक्शन कट करने के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ओल्ड टाइप का माइक्रोटोम हो गया है, इसीलिए यूज नहीं होता है। क्रायोस्टेट की बात करें, क्रायोस्टेट बहुत सारी जगह यूज हो रहा है, और क्रायोस्टेट एक मतलब फ्रीजिंग माइक्रोटोम इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर ना आपका माइक्रोटोम फिक्स होता है, क्रायोस्टेट के अंदर रोटरी माइक्रोटोम होता है, और ये एक पूरा कैबिनेट होता है जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है, और उस टेम्परेचर में फ्रोजन सेक्शन कट किए जाते हैं, और ये यूज होता है किसके लिए? जब आपको रैपिड डायग्नोसिस की जरूरत हो। रैपिड डायग्नोसिस के लिए हम क्रायोस्टेट का यूज करते हैं। और कभी पूछा जाए कि क्रायोस्टेट मशीन्स में कौन सा माइक्रोटोम फिट होता है, तो रोटरी माइक्रोटोम लगा होता है। -15 टू -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, और फिर फ्रोजन सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, सा माइक्रोटोम किसके लिए यूज होता है? सा माइक्रोटोम जो होता है ये भी हार्ड टिश्यू के लिए यूज होता है। किसके लिए? हार्ड टिश्यू, जो बोनी टिश्यू होते हैं, कैल्सिफाइड टिश्यू होते हैं ना, उनके लिए हम सा माइक्रोटोम यूज करते हैं। क्लियर है? तो सबसे मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हैं रोटरी माइक्रोटोम। देखिए, माइक्रोटोम के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें हम 3 सेक्शन कट करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एंडोटॉक्सिन यानी कि एलपीएस इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। एलपीएस एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट है किसका? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, या फिर सम प्रोटोजोआ का, या फंगी का। राइट, एंड एलपीएस किसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर फंगाई का। तो देखो, दो ऑप्शंस तो आपके यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि प्रोटोजोआ या फिर फंगाई, है ना? ना तो प्रोटोजोआ में एलपीएस होता है, ना फंगाई में एलपीएस होता है। दो ऑप्शंस आपके पास में बचते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए इन दोनों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कौन से स्टैनिंग यूज करते हैं? सभी को पता होगा भाई, ग्राम स्टेन हम यूज करते हैं, है ना? ग्राम स्टेन से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें आप क्रिस्टल वॉयलेट और सैफरेनिन का यूज करते हैं, ग्राम्स आयोडीन वगैरह ये सब तो यूज होता ही है। लेकिन कलर रिटेन के बेस पर अगर हम देखें, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है ना? ये पर्पल कलर में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करता है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये किसको रिटेन करेगा? सैफरेनिन को, जो लास्ट में काउंटर स्टेन होती है ना, ये प्राइमरी स्टेन को रिटेन करता है जिसमें क्रिस्टल वॉयलेट होता है, वो पर्पल कलर का होता है। ग्राम नेगेटिव जो है किसको रिटेन करता है? सैफरेनिन को, तो ये कैसा दिखेगा? हमें रेड पिंक कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्राम पॉजिटिव का है और ये ग्राम नेगेटिव का है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एलपीएस की। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो है आपको यहाँ पे, ये है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो आउटर मेम्ब्रेन किस में होगी? आउटर मेम्ब्रेन हमें ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। इसमें देखो, आपको यहाँ पर ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स की एक लेयर दिख रही है रेड कलर की, इसमें भी आपको ये रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है ना? लेकिन आपको यहाँ पे ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस और एक बाहर की आउटर लाइंस, दो चीजें इसमें नहीं देखने को मिल रही है। तो आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है, और इसी में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होता है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड किसका कंस्टिट्यूट हुआ? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसके अलावा हम क्या देख रहे थे? पीपी शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है किसमें प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अंदर की तरफ चलेंगे तो रेड वाली लेयर आ रही है, यहाँ पे हमें रेड लेयर देखने को मिल रही है, उधर भी देखने को मिल रही है। मतलब कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर्स है ना, पेप्टिडो ग्लाइकेन हमें दोनों को के अंदर देखने को मिलती है, बट इसमें हमें थिक देखने को मिल रही है और इसमें हमें थिन देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें थिक होती है और इसमें
थिन होती है। इसके अलावा क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन पेरिप्लाज्मिक स्पेस में बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस बाहर की तरफ इसमें देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेरिप्लाज्मिक इसमें इनर साइड हम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें है ही लेयर डायरेक्टली आपकी कौन सी आ रही है, पेप्टिडोग्लाइकेंस। पेप्टिडोग्लाइकेंस के बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस और सीधी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। एक चीज और होती है, वो है टिकॉइक एसिड, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। टिकॉइक एसिड जो है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जो कि इनको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकती है। तीन चीजें, एक तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स जिसमें इसमें काफी मोटी देखने को मिलती है पॉजिटिव में, इसमें पतली देखने को मिलती है। दूसरा है एलपीएस, जो कि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है। और तीसरा है टिकॉइक एसिड। जैसे एलपीएस हमें इसमें देखने को मिल रहा है, वैसे इसमें टिकॉइक एसिड होता है, और ग्राम नेगेटिव में टिकॉइक एसिड्स नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है, कि एलपीएस किसका कंस्टिट्यूट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। पूरी टेबल मैंने आपकी दोनों की बनवा रखी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप किसी भी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमारी न्यू और लेटेस्ट बैच जो है महाराजा बैच 2.0 चल रही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन इस बीच में ज्वाइन होके कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस बीच है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। और 2026 आपके लिए सुनहरा हो सकता है अगर आपने ईमानदारी से प्रिपरेशन करी, क्योंकि 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो कि हमें देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी 2026 में आ सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।